हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज इंटरनल सिक्योरिटी का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज पढ़ाऊँगा आपको आतंकवाद यानी टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है और इसके कितने प्रकार का होता है, भारत की सुरक्षा से जुड़ी टेररिज्म किस प्रकार चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है और इसके कारण क्या है टेररिज्म के, और कुछ अपने सुझाव भी बताएंगे इसमें कि इसे आतंकवाद को कम करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं और भारत आतंकवाद को रोकने के लिए क्या-क्या प्रयास कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को रोकने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसे भी देखने का प्रयास करेंगे। सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, आतंकवाद भय उत्पन्न करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का एक उपकरण है। आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं है। आतंकवाद एक उपकरण की भांति काम करता है, जिसका प्रयोग कोई राजनीतिक संगठन या अलगाववादी संगठन या कोई राज्य या कोई उन्मादी जातीय धार्मिक उन्मादी इसका प्रयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर सकता है। बात करें कि भारत की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में क्या रैंक है, तो हाल ही में अभी रिपोर्ट आई थी आईईपी द्वारा जारी जीटीआई यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में भारत की 13वीं रैंक है। अब देखते हैं कि आतंकवाद के प्रकार। आतंकवाद कई प्रकार का हो सकता है, जैसे जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद और वामपंथी आतंकवाद और नार्को आतंकवाद। जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद से तात्पर्य है कि देश के अंदर ही अलग राज्य की मांग करना या फिर राष्ट्र की मांग करना, देश से एक नए राष्ट्र की मांग करना। जैसे पंजाब में खालिस्तान की मांग होती रहती है, ये एक जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद का उदाहरण है। अगला है धार्मिक आतंकवाद। धार्मिक आतंकवाद का जन्म एक धर्म के लोगों द्वारा दूसरे धर्म के लोगों से शत्रुता के कारण होता है। इसमें कुछ चरमपंथी लोग अपने धार्मिक कारणों से दूसरे धर्म के लोगों से शत्रुता रखते हैं। एक होता है वामपंथी आतंकवाद। वामपंथी आतंकवाद आर्थिक विषमता को दर्शाता है, यानी वामपंथी आतंकवाद भी बोल देते हैं इसे। यही उग्रवाद, नक्सलवाद, ये सब वामपंथी आतंकवाद के उदाहरण हैं। भारत में वामपंथी उग्रवाद या वामपंथी आतंकवाद जो देखा जाता है वो दक्षिणी राज्यों, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, इन सभी राज्यों में वामपंथी आतंकवाद देखा जाता है, जिस कारण इस क्षेत्र को पूरे को ही रेड कॉरिडोर नाम दे दिया गया है। एक होता है नार्को आतंकवाद, नार्को टेररिज्म। ये क्या होता है? नार्को आतंकवाद, नार्को जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि नशीले पदार्थों का इसमें अवैध व्यापार किया जाता है। नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार नार्को आतंकवाद कहलाता है। अब देखते हैं कि भारत की सुरक्षा से जुड़ी आतंकवाद कैसे चुनौती उत्पन्न करता है, यानी सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं आतंकवाद को लेकर। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है आतंकवाद। दूसरा, आंतरिक अशांति बढ़ा सकता है, देश के अंदर आंतरिक अशांति को फैला सकता है आतंकवाद। और तीसरा पॉइंट यह है कि सुरक्षा से जुड़ी चुनौती में कि समाज के कुछ लोगों और युवाओं की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कुछ आतंकवादी विचारधाराओं द्वारा, यानी ये सोशल मीडिया का प्रयोग करके युवाओं की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं और आर्थिक रूप से प्रभाव डाल सकता है भारत पर। जो आतंकवाद है ये भारत के अंदर आर्थिक रूप से प्रभाव डाल सकता है। कैसे? अवसंरचनात्मक गतिविधियों यानी अवसंरचनात्मक ढांचे को प्रभावित कर सकता है, यातायात को प्रभावित कर सकता है, जैसे रेलवे, परिवहन और सड़कें या फिर वायुयान वगैरह को हाईजैकिंग वगैरह देखी जाती है, तो आर्थिक प्रभाव डालेगा और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करता है। ये भी एक इससे सुरक्षा से जुड़ी चुनौती है। वर्तमान में भारत की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वीं रैंक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करता है। राजनीतिक प्रभाव भी डाल सकता है, ये भी सुरक्षा से जुड़ी भारत की एक चुनौती, आतंकवाद एक चुनौती है। जैसे राजनीतिक प्रभाव कैसे डालेगा कि कुछ बहुत पहले से ही, स्वतंत्रता के बाद से ही कुछ अलगाववादी संगठन या अलगाववादी लोग जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते आए हैं। राजनीतिक पार्टियों को लेकर, राजनीतिक पार्टियों से जम्मू कश्मीर को अलग करने की मांग करते हैं और कुछ अलगाववादी लोग या कुछ
ऐसे लोग जो आतंकवादी विचारधाराओं से प्रभावित हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आतंकवाद से जुड़े आतंकवाद के क्या कारण हैं। भारत में आतंकवाद पैदा होने के कारण क्या हैं। भारत में आतंकवाद पैदा होने के कारण, पहला कारण है राजनीतिक और दूसरा कारण है सामाजिक और धार्मिक। देखते हैं राजनीतिक कारण में, तो मैंने आपको बताया कि कश्मीर को अलग करने की मांग चलती आई है पहले से ही। कुछ अलगाववादी संगठन और कुछ अलगाववादी लोग कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग उठाते हैं। एक कारण है यानी हमारा सीमावर्ती देश पाकिस्तान, जिसमें आतंकवादी गतिविधियाँ और आतंकवादी घटनाएं देखी जाती हैं अक्सर। यानी आतंकवाद को प्रोत्साहित करने का काम करता है, फंडिंग करता है। फंडिंग कैसे करेगा, इसमें गोल्डन क्रिसेंट की बात करते हैं। आतंकवाद को फंडिंग कहाँ से होती है, जैसे गोल्डन क्रिसेंट एक अफीम उत्पादक देशों का 3 देशों का एक समूह है। गोल्डन क्रिसेंट उसे नाम दे दिया गया है। इसमें शामिल है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये तीनों देश अफीम का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता है, उस पैसे को आतंकवादी गतिविधियों में लगा देते हैं। एक भारत के पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्र में भी तो जो पूर्वी सीमा से सटे देश हैं, जैसे म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, ये गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। गोल्डन ट्रायंगल भी अफीम उत्पादक देशों का एक समूह है। यानी समूह नहीं, इसे नाम दे दिया गया है कि गोल्डन ट्रायंगल के इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं जो सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करते हैं, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। तो आतंकवादियों को फंडिंग तो यहाँ से हो जाती है, कारण भी है एक आतंकवाद को बढ़ावा देने का। देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण क्या रहे हैं आतंकवाद के बढ़ने के। तो पहला तो जिन लोगों को सिस्टम के प्रति असंतोष होता है, वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। यानी सिस्टम के प्रति असंतोष, रोजगार की समस्या, इसको लेकर गवर्नमेंट के खिलाफ आ जाते हैं। प्रशासनिक अकुशलता, निरक्षरता, यानी पढ़े लिखे नहीं हैं, समझ नहीं पाते हैं, उच्च बेरोजगारी दर, इन प्रश्न को उठाकर छोटे छोटे आतंकी समूहों का जन्म हुआ है। यानी सामाजिक और धार्मिक कारण भी देखे जा सकते हैं आतंकवाद के। अब देखते हैं कुछ अन्य कारण, जैसे ऐतिहासिक अन्याय। यानी जो आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी विचारधारा वाले लोग होते हैं, वो लोगों की ब्रेन वॉशिंग करने के लिए क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि आप लोगों के साथ में ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है आपका, इसलिए आप इस संगठन को ज्वाइन करिए, इस संगठन को ज्वाइन करिए, हम आपको न्याय दिलाएंगे, ऐसा बोलते हैं। सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉशिंग की जाती है। तो यानी सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मक रूप से हमारे सामने आई है। वैसे तो फिलहाल उसके बहुत पॉजिटिव लाभ हैं। अब देखते हैं आतंकवाद को कम करने के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं अपने। जैसे साइबर आतंकवाद को कम करने के लिए क्या किया जाए, जो इंटरनेट विनियमन है मैंने उसके लिए दिशा निर्देश निश्चित किए जाए। वित्तीय फंडिंग को रोका जाए, वित्तीय फंडिंग के लिए पूरी निगरानी रखी जाए कि कहाँ कहाँ से आतंकवादियों को वित्तीय की फंडिंग होती है। युवा वर्ग को रोजगार दिया जाए, उन्हें कौशल देकर प्रशिक्षित किया जाए, जिससे वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त ही ना हो पाए, उन्हें समय ही ना मिल पाए और वो संतुष्ट हो सकें अपने काम को लेकर और सरकार पर विश्वास बना रहे। टेरर इंटरनेट साइटों पर निगरानी रखी जाए, पुलिस बल प्रशिक्षण दिया जाए। यानी ऐसा है ना कि कुछ ऐसी साइटें हैं, मैंने आपको बताया टेरर इंटरनेट साइटें वही हैं जो ब्रेन वॉशिंग करने का काम करती हैं युवाओं का। पुलिस बलों को प्रशिक्षण दिया जाए इसके लिए। हमारे यहाँ की पुलिस भी थोड़ा अप्रशिक्षित है, या ये बोलो कि अशिक्षित है। पुलिस को ट्रेनिंग अच्छे से नहीं मिल पाती है। ट्रेनिंग व्यवस्था को मजबूत किया जाए, पुलिस बल को प्रशिक्षण देकर। और पुलिस को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए कि वे आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में सक्षम हो पाए। जिस प्रकार कमांडोज वगैरह को, एनएसजी कमांडो को ट्रेनिंग दी जाती है, उसी प्रकार से इन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर तो सबसे पहले जो पहुंचती है वो पुलिस ही पहुंचती है। और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के बीच समन्वय स्थापित किया जाए। सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज होती हैं, मान लो यूएसए और भारत है, तो इनकी जो एजेंसीज हैं जो आतंकवादी गतिविधियों पर निगरानी रखती हैं, और भारत की जो एजेंसीज हैं, उन दोनों एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए।
यानी जो आतंकवादी हैं या फिर यह आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं, उनकी फ़ाइल वगैरह या उनके दस्तावेज, उनका डाटा एक दूसरे को भेजा जाए, जिससे कि आतंकवादियों को पकड़ने में सहायता मिल सके और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आतंकवाद को रोकने के लिए कोई व्यापक प्रोटोकॉल नहीं अपनाया गया है, क्योंकि आतंकवाद की कोई निश्चित परिभाषा अभी तक दी नहीं गई है। अभी तक यूएन ने भी आतंकवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रोटोकॉल अपनाने की आवश्यकता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार किया ही जाए, क्योंकि वामपंथी उग्रवाद और वामपंथी आतंकवाद को रोकने का सबसे बेहतर उपाय यही है कि विकास गतिविधियों को तेज किया जाए, उन्हें शिक्षा दी जाए, रोजगार दिया जाए और उनमें नैतिकता और मानवता जैसे गुण विकसित किए जाएँ। ये तो हो गए हमारे सुझाव। अब देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए हैं, क्या-क्या एफर्ट किए हैं आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। सरकारी प्रयास को हम 2 भागों में बाँट लेते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हुए और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर 26/11 का अटैक हुआ था भारत में, तो उसके बाद में 2009 में एनआईए का गठन किया गया था। यूएपीए एक्ट लाया गया 1967 में, जिसमें 2019 में संशोधन किया गया। नेट ग्रिड की स्थापना की गई है आतंकवादी गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए। एनएसजी कमांडो ने अभी ऑपरेशन हब चलाया। रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ की स्थापना की गई, आईबी की स्थापना की गई और 2016 में विमुद्रीकरण भी कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ही किया गया था। और 2002 में एक एक्ट लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों पर रोकथाम लगाता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक अवैध तरीके से प्राप्त किया गया पैसे को यानी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की एक विधि है मनी लॉन्ड्रिंग। यानी जो अभी मैंने आपको बताया गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ से जो पैसा मिलता है वो सब ब्लैक मनी के रूप में आता है। अब उसे वाइट मनी के रूप में जो प्रयोग करते हैं, तो उसी को विभिन्न कंपनीज़ के द्वारा, एजेंसीज़ के द्वारा, उनके द्वारा ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसे ही मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। तो उस मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पैसा आया वो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया था। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं आतंकवाद को रोकने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FATF की स्थापना की गई, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF 3 प्रकार की लिस्ट जारी करता है, एक ग्रे सूची और एक लाल सूची और एक काली सूची। इसमें वे आतंकवाद से प्रभावित देशों को रैंक प्रदान करके उन्हें ग्रे सूची में, लाल सूची में और काली सूची में डालता है। जैसे हाल ही में अफगानिस्तान और म्यांमार को ब्लैक सूची में डाला गया है और पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। UN-DOC की स्थापना की गई संगठित अपराध को रोकने के लिए, ड्रग्स पर कंट्रोल लगाने के लिए UN-DOC। और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं जैसे ब्रिक्स, सार्क, SCO, G20, इन मंचों पर भारत द्वारा आतंकवाद का मुद्दा उठाया जाता है और आतंकवाद को रोकने के लिए भारत भरपूर प्रयास कर रहा है। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। अच्छा, उससे पहले कुछ प्रमुख आतंकी संगठन के नाम देख लो, जैसे अलकायदा, बोको हराम, इस्लामिक स्टेट, बहुत सारे आतंकवादी संगठन इस टाइम बन चुके हैं। अभी एक नया वर्ड आया है कि आतंकी उद्योग, यानी आतंकवादी गतिविधियों को एक उद्योग का दर्जा देने का काम कर रहे हैं जो ये आतंकवादी संगठन है। इनमें भी आपस में कंपटीशन हो गया है। अलकायदा, बोको हराम, इस्लामिक स्टेट में ये युवाओं की भर्ती कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो ये बोल रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, यानी ये भी एक उद्योग की तरह विकसित हो रहा है। तो ये अलग टॉपिक है पूरा। कुछ फैक्ट देख लीजिए, जैसे 21 मई को क्या हुआ था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की बम विस्फोट में हत्या कर दी गई थी। तो 21 मई को ही आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ, इसे लिखना है। जैसे आतंकवाद का अभिशाप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए आप क्या उपाय सुझाते हैं?
आतंकवादी फंडिंग के प्रमुख स्रोत क्या हैं? ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए इसे कैसे लिखना है मैं आपको बता दूं थोड़ा। आप मैंने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इंट्रो लिखना होता है, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो इंट्रो में क्या लिखना है? आतंकवाद को परिभाषित कर दीजिए, जो मैंने बताया था कि सरल शब्दों में आतंकवाद भय या डर का प्रयोग करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। या फिर आप रिपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं किसी। अगर आप दोनों को जोड़कर आतंकवाद की परिभाषा और रिपोर्ट को दोनों को जोड़कर आप लिखते हैं तो बहुत बेहतरीन इंट्रोडक्शन आपका बन जाएगा। अब देखते हैं कि मेन बॉडी में क्या लिखना है। मेन बॉडी में प्रश्न की मांग है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती। तो चुनौतियाँ लिखनी है कि आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या क्या चुनौतियाँ उत्पन्न करता है, अपने उपाय सुझाने हैं आतंकवाद को कम करने के लिए, और फंडिंग के क्या क्या स्रोत हैं, जैसे गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब फंडिंग के स्रोत हैं। तो कंक्लूजन में लिखना है कि कंक्लूजन में लिखते हुए अपना आंसर समाप्त करना है कि सरकार को क्या क्या प्रयास और करने चाहिए आतंकवाद को रोकने के लिए, और अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। तो हमारी क्लास आज की पूरी होती है। जय हिंद, जय भारत।